हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। व्योमा आईएएस के मंच पे आपका स्वागत है। मैं पी रंजित, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आपका स्वागत करते हुए इस चर्चा को प्रारंभ करता हूं कि आखिर आपातकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और ऐसी क्या घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी जानने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कल के प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था 25-26 जून की रात को, 25-26 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और उस दिन से 26 जून से भारत में आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही तमाम राजनीतिक कैदी, तमाम राजनीतिक जो नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी हो या फिर मोरारजी देसाई जैसे धुरंधर नेता। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हरियाणा की जेलों में नजरबंद किया जाता है और बाकी तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता तक देश में जितने भी गैर कांग्रेसी नेता, जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे उनको कहीं न कहीं जेल में बंद कर दिया जाता है। एक तरफ इधर इन नेताओं को जेल में बंद करने का बंद किया जा रहा था, दूसरी तरफ उधर इंदिरा गांधी अपने भाषण में इसकी औचित्य को साबित कर रही थी कि हमने आपातकाल क्यों लगाया। वो ये साबित करने का प्रयास कर रही थी कि आपातकाल वस्तुतः एक पेन किलर की तरह है, ये कुछ वक्त के लिए है, कुछ समय के लिए है। देश में अराजकता का माहौल है, आंदोलन का माहौल है, देश में आंतरिक अशांति है और जो विपक्षी दल के नेता है, खासकर जयप्रकाश नारायण, पुलिस और आर्मी को इस तरह से भड़का रहे हैं कि कहीं देश में सशस्त्र क्रांति न हो जाए। और पुलिस आर्मी को भड़काने के क्रम में वो लोकतंत्र की सीमा को लांघ चुके हैं और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि कहीं न कहीं अभी आपातकाल लगाकर इन जो हुड़दंगी हैं, जो अराजकतावादी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं आपातकाल के औचित्य को साबित करने का प्रयास इंदिरा गांधी कर रही थी। अगले वो रेडियो में अपने संदेश में इस बात की घोषणा करती है कि आपको आपातकाल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आंदोलनकारी हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होंगे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। आप शांति से, आराम से आप काम कर सकते हैं और वो भी कुछ वक्त के लिए है। ऐसे हमेशा के लिए ये आपातकाल लागू नहीं किया गया है, कुछ वक्त के लिए। जब माहौल ठीक हो जाएगा, अराजकता का माहौल समाप्त हो जाएगा, पुनः देश लोकतंत्र की ओर वापसी कर लेगा। इसके अलावा धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है, फिर आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि लंदन के संडे टाइम्स के एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने इस औचित्य को और विस्तार से बताते हुए बताया था कि आखिर आपातकाल का क्या औचित्य था। उसी क्रम में बताते भी हैं, इंदिरा गांधी बताती भी है कि कहीं न कहीं आपातकाल एक तरह से अव्यवस्था को रोकने का कार्यक्रम था। जो देश में एक अव्यवस्था का, एक विखंडन का जो माहौल पैदा हो गया था, विखंडनकारी शक्तियां हावी हो गई थी और ये शक्तियां देश में आर्मी, पुलिस, इनको भी भड़का रही थी। तो इनको रोकने के लिए, अव्यवस्था के माहौल को रोकने के लिए, विखंडन के माहौल को रोकने के लिए कहीं न कहीं देश में इसकी आवश्यकता थी। उसी तरह कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में इंदिरा गांधी का ये कहना था कि देश में कहीं न कहीं एक देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि नैतिकता लाने की आवश्यकता थी। ये तत्व ज़्यादा हावी हो गए थे और देश में नैतिकता, अनुशासन, इसकी आवश्यकता थी और इसी नैतिकता अनुशासन लाने के क्रम में ही इस आपातकाल को लगाने का काम किया गया है। तो वस्तुतः जब आप इंदिरा गांधी के वक्तव्य को, उनके इंटरव्यू को, चाहे वो संडे टाइम्स के दिए इंटरव्यू हो या न्यूयॉर्क टाइम्स के दिए इंटरव्यू हो, को आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी आपातकाल के औचित्य को साबित कर रही थी। वो बताने का प्रयास कर रही थी कि देश में अराजकतावादियों ने देश का माहौल खराब कर दिया है। देश में आंदोलन के द्वारा कहीं न कहीं सेना और पुलिस को भड़काने का काम किया जा रहा है और ये देश के लिए काफी खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और देश में अनुशासन और नैतिकता की आवश्यकता है। तो ये खासकर इनका जोर इस बात पर था कि अनुशासन और नैतिकता लाने के लिए देश में इस आपातकाल की आवश्यकता है और बगैर आपातकाल लाए इन आंदोलनकारियों से नहीं निपट सकती थी, नहीं निपट सकती थी, इसलिए इन्होंने आपातकाल लाने का काम किया। तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी दो मोर्चे पे काम कर रही थी। एक इस आपातकाल के औचित्य को साबित कर रही थी, दूसरी तरफ
वो तीव्र आर्थिक विकास कर रही थी। तो इंदिरा गांधी अभी दो मोर्चे पे काम कर रही थी। एक पहला मोर्चा, आपने अभी देखा कि आपातकाल के औचित्य को साबित करने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर आपातकाल क्यों लगाया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, ताकि जनता में एक भ्रम पैदा न हो। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी तीव्र आर्थिक विकास के द्वारा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के द्वारा, उसी समय इंदिरा गांधी ने कई सारे आर्थिक विकास के कार्यक्रम किए, काम किए। चाहे वो मजदूरों की प्राथमिक वेतन सैलरी बढ़ाने के क्रम में हो, बंधुआ मजदूरी हटाने के क्रम में हो, या फिर भूमि सुधार के संदर्भ में हो, किसानों को ऋण माफी के क्रम में हो, मध्य वर्ग के लिए बहुत सारी राहत दिए गए। तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी दो मोर्चे पे काम कर रही थी। एक आर्थिक विकास के द्वारा जनता को समझाने का प्रयास कर रही थी कि देश का विकास अभी बहुत आवश्यक है। आंदोलनकारियों के हाथों देश का विकास रुक गया था। इस देश के इस दोनों माध्यम से, एक तो औचित्य साबित करने के मध्य क्रम में और देश के आर्थिक विकास के माध्यम से, कहीं न कहीं वो अपनी शासन की वैधता को, आपातकाल लगाने की वैधता को सही साबित करने में तुली हुई थी। जब भी आप इतिहास में किसी तानाशाह को देखेंगे तो वस्तुतः तानाशाह का एक फिक्स मॉडल होता है, उनकी फिक्स रणनीति होती है। सबसे पहले वो क्या करती है कि सबसे पहले तानाशाह पब्लिक की सारी शक्तियों को छीन लेती है। आप किसी भी डिक्टेटर को, किसी भी तानाशाह को आप सूक्ष्मता को विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहला काम वो करती है कि जनता के अधिकार को छीन लेती है और पुनः वो जनता में तीव्र विकास के माध्यम से, डेवलपमेंट के द्वारा, ये इस बात को औचित्य साबित करने का प्रयास करती है कि मेरा रहना बहुत ही आवश्यक है। वो आर्थिक विकास के माध्यम से हो या फिर जनता के अधिकार छीनने के बाद, वो अपनी औचित्य को सिद्ध करती है कि अगर मैं नहीं रहा तो ये देश, ये समाज, ये वंश, ये सोसाइटी, इसका खतरा है। तो तीसरा काम वो तानाशाह ये करता है कि कहीं न कहीं अपनी औचित्य को साबित करता है, मेरे बिना ये देश बर्बाद हो जाएगा, मेरे बिना ये समाज विखंडित हो जाएगा, मेरे बिना आपका ये जो कुनबा है वो समाप्त हो जाएगा। इंदिरा गांधी भी कहीं न कहीं आप गौर करेंगे इसी तीन रणनीति पे काम कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने जनता के अधिकार छीन लिए। जनता का अधिकार छीनने के बाद उन्होंने दूसरा जो काम किया, तीव्र आर्थिक विकास किया, जिससे जनता इन चीजों को भूल जाए और जनता में अपनी औचित्य को साबित कर पाए। तीसरे मोर्चे पर काम ये इंदिरा गांधी कर रही थी। जब आप उनके इंटरव्यू को देखेंगे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू जो उन्होंने उस वक्त दिया था कि अगर मैं न रहूं, मतलब इंदिरा गांधी अगर बोल देकर मैं न रहूं तो फिर देश विखंडनकारी शक्तियों के हाथ में चला जाएगा, देश पृथकतावादी शक्तियों के हाथ में चला जाएगा। हर जगह, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे नीचे की ओर हो, कहीं न कहीं देश में पृथकतावादी सेपरेटिस्ट ताकत, अलगाववादी शक्तियां हावी हो रही है। इसके लिए मेरा रहना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी अपने औचित्य को भी साबित करे कि मैं अगर नहीं रहा तो देश अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। तो इस वक्त इंदिरा गांधी तीन अलग अलग मोर्चे पे काम कर रही थी। आपने देखा इसको, समझा कि कहीं न कहीं इंदिरा गांधी तीन अलग अलग मोर्चे पे काम कर रही थी। पहला, वो जो अखबारों के इंटरव्यू थे, आप उनको इंटरव्यू को, उनके साक्षात्कार को, उनको भाषण को गौर से आप देखेंगे तो सबसे पहला काम कर रही थी आखिर आपातकाल क्यों लगाया गया था, उसके औचित्य को साबित करने में लगी हुई थी। इसके अलावा तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से वो जनता को ये इन मुद्दों से अलग हटकर अपने काम, रोजगार, धंधे पानी पे लगाने की प्रेरित कर रही थी। और तीसरा, अपने शासन को, अपने आपातकाल के शासन को भी वो वैधता प्रदान कर रही थी। अगर मैं न रहूं तो देश पृथकतावादी शक्तियों के हाथों में चला जाएगा। ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता था। इसी वक्त आपने गौर किया होगा इंदिरा गांधी ने तीव्र आर्थिक विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है ना। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, जिसमें जमींदारी उन्मूलन हो या फिर किसानों की कर्ज माफी हो, गरीबों का कल्याण हो, वगैरह वगैरह 20 सूत्री कार्यक्रम थे। उसी वक्त दूसरे संजय गांधी ने, उनके पुत्र संजय गांधी, ऐसा माना जाता था कि उस वक्त सत्ता संजय गांधी के हाथों में ज्यादा थी। खैर, संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करते हैं
और उनका, संजय गांधी का, उनका मुख्य फोकस, जो सबसे बड़ा फोकस था, मुख्य फोकस था, वो था नसबंदी को लेकर, पुरुष नसबंदी को लेकर। पुरुष नसबंदी को लेकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को हटाने के क्रम में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाए। तो झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाए, तो बाकी काम तो वो छुप गए, लेकिन ये दो काम काफी हाईलाइट हो गए। संजय गांधी के ये दो जो कार्यक्रम थे वो काफी पॉपुलर हो गए। एक्चुअली हुआ क्या कि उस वक्त जनसंख्या आपको देखा होगा, भारत में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है। पॉपुलेशन काफी बढ़ी हुई थी उस वक्त भी, बहुत जनसंख्या वृद्धि रेट काफी तेज हो रही थी। और जो विदेशी इकोनॉमिस्ट हैं या मानव शास्त्री हैं, वो बार बार आगाह कर रहे थे कि अगर भारत की जनसंख्या इसी दर से आगे बढ़ती रहे तो भारत में अकाल और अनाज की भुखमरी की, अनाज की बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कहीं न कहीं भारत को जनसंख्या कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए। उसी क्रम में संजय गांधी ने पुरुष नसबंदी को जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बेहतर प्लान पुरुष नसबंदी के रूप में वो इसको कार्यक्रम को अपनाया उन्होंने। लेकिन इसके क्रियान्वयन में बहुत सारी गलतियां हुई। बहुत सारे ऐसे लोग जो इसका काबिल नहीं थे, बहुत सारे सही व्यक्ति गलत व्यक्ति को, सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति को भी लगा दिया गया, नसबंदी कर दिया गया, जिससे कहीं न कहीं संजय गांधी की लोकप्रियता कम पड़ती है या इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता छीनने लगती है। तो पुरुष नसबंदी और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी, ये भी एक ऐसा कार्यक्रम था जो कि वस्तुतः दिल्ली में जगह जगह, उस वक्त दिल्ली में जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां होती थी जहाँ कम आय के व्यक्ति रहते थे। इससे दिल्ली गंदी भी लगती थी और जो बाहर के राजनेता या डिप्लोमेट आते थे तो उनको दिल्ली खराब भी, सुंदर भी नहीं लगता था। इसके लिए उन्होंने, संजय गांधी प्लान बनाया कि दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ी है उसे यमुना पार बनाया जाए, जिसमें उन्होंने जगमोहन की सहायता ली और जगमोहन और संजय गांधी दोनों मिलकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को मेन दिल्ली से हटाकर जमुना पर लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें बहुत सारे जो झुग्गी झोपड़ी वाले विरोध करते थे, उन पर पुलिस बुलडोजर चलाया जाता था, उन कई सारे मारे भी गए। तो कहीं न कहीं ये दो ऐसे कार्यक्रम थे जिसने आपातकाल दौर उठाई। इसके अलावा संजय गांधी की लोकप्रियता या इंदिरा सरकार की लोकप्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इंदिरा गांधी लोकप्रियता को कम करने का काम किया गया इस नीति के माध्यम से। खैर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पर वो था प्रेस की स्वतंत्रता। आपातकाल से सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित या प्रभावित जो वर्ग था वो थे समाचार पत्र, प्रेस वाले। और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर आज भी सवाल उठाए जाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पे कुठाराघात किस प्रकार से लगाया गया था और इंदिरा गांधी ने काफी दमनकारी तरीके से प्रेस की आजादी को छीनने का प्रयास किए थे। प्रेस पे प्री सेंसरशिप लगा दिया गया था। आप गौर करेंगे उस वक्त प्रेस पर प्री सेंसरशिप लगा हुआ था। जो संपादक होते थे प्रेस के, समाचार पत्र के, वो सरकार के विरोध में कोई बात लिख नहीं सकते थे। सरकार के विरोधियों की बात, विरोध प्रदर्शन की बात, विरोध के बाद उनके नीतियों का विरोध, ये कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या सरकार की नीतियों का बखानी करना होता था। और जो ऐसा नहीं करते थे उनको संपादक को जेल में बंद कर दिया गया। कई हजारों संपादक जेल में बंद कर दिए गए। और जिसमें जो पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे स्टेट्समैन वगैरह हो, ये सब पेपर जब इंदिरा सरकार के सामने घुटने नहीं टेके तो उन पर उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, या फिर उनको पेज को खाली छोड़ना पड़ता था। तो कहीं न कहीं प्रेस पर बहुत ही दमनकारी तरीके से प्रेस का शोषण किया गया और प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाया गया उसकी आलोचना देश में तो होती ही थी, विदेशों में भी काफी होने लगी। और जो इंदिरा गांधी के भरोसेमंद देश थे, चाहे जर्मनी के पूर्व चांसलर हों या फिर समाजवादी सोशल इंटरनेशनल के मेंबर्स वगैरह हों, वो प्रेस की सेंसरशिप को लेकर आलोचना करने लगे कि इंदिरा गांधी कहीं न कहीं तानाशाही डिक्टेटरशिप के क्रम में वो अपनी सीमा लांघ चुकी है। तो प्रेस की आज़ादी को लेकर काफ़ी सारे बयान आए और प्रेस पर कोई चाहे छोटे मोटे प्रेस ही क्यों न हो, समाचार पत्र क्यों न हो, वो सरकार की छोड़ी पुलिस की भी खिलाफ नहीं बता सकते थे, लिख सकते थे। एक जगह पंजाब में घटना घटी थी, एक पुलिस वाले एक व्यापारी को जेल में बंद कर दिए थे, जिसको लेकर बाद में
वहाँ के प्रेस वाले लिखने का साहस नहीं जुटा पाए कि पुलिस की ज्यादती या पुलिस की जेल में व्यापारी को जेल में बंद करने की वजह से यहाँ पर आज बाजार बंद किए गए हैं। तो इतना खौफ प्रेस में पैदा कर दिया गया था, वो सरकार की अच्छी खराब नीति, किसी नीति की बुराई करने की सोच नहीं सकते थे वो। इससे भारतीयों को, आम आदमी को जो एक सही जानकारी मिलना होता था वो नहीं मिल पाता था। इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते 15 अगस्त 1975 को लंदन के लंदन टाइम्स ने फ्री जेपी कैंपेन नामक एक मुहिम चलाए, जिसमें उन्होंने अपने लंदन टाइम्स से बड़े बड़े प्रचार समाचार पत्र में बड़े बड़े विज्ञापन दिए और जेपी या जयप्रकाश नारायण की आज़ादी के लिए उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया। उस कैंपेन में वहाँ के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हों, समाजवादी हों, अभिनेता अभिनेत्री हों, यहाँ के विपक्षी दल के कई सारे नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया। तो कहीं न कहीं वो जेपी के दोस्त भी हुआ करते थे, तो कहीं न कहीं जेपी की रिहाई को लेकर विश्व में भी एक माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी कहीं कि अपना बचाव इस रूप में करती थी कि आप दूसरे देश में कहाँ जा रहे हैं, आप मेरे पड़ोसी देश को देखें, चाइना पाकिस्तान को। चाइना पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा अधिनायकवादी शक्तियाँ हावी हैं। अब भारत के इतना हंगामा मचा रहे हैं, आप चीन पाकिस्तान को देखकर तो आप चुप रहते हो। खैर, तो धीरे 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 ये क्रम बढ़ता चला गया और अंत में आखिर 1977 आते आते इंदिरा गांधी को लग गया कि अब जनवरी 1977 में घोषणा की कि मार्च 1977 आते आते आपातकाल समाप्त कर दिया जाएगा और देश में आम चुनाव होंगे और इस चुनाव के बाद देश में कहीं न कहीं एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। और फिर 1977 में इस आपातकाल को समाप्त कर दिया गया। देश में आम चुनाव होते हैं, सभी जो राजनीतिक बंदी थे, कैदी थे, उनको राजनीतिक बंदियों को राजनीतिक नेताओं को छोड़ दिया गया। देश में आम चुनाव होते हैं और फिर आप बात की कहानी आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी हार जाती है। उत्तर भारत में बिल्कुल सफाई हो जाता है, दक्षिण भारत में उनकी इज्जत बचती है और 155 के आसपास उनके दक्षिण भारत में सीट आते हैं। लेकिन पूरे उत्तर भारत में, यूपी बिहार वगैरह, तो एक भी सीट नहीं मिलता है उनको, इंदिरा कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को। और अंततः 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और जिसके मुखिया होते हैं मोरारजी देसाई। और जनता पार्टी की सरकार ने बाद के दिनों में इस आपातकाल में जो ज्यादती की गई उसके लिए एक शाह कमीशन का गठन किया था। शाह आयोग, आप इसे ध्यान रखेंगे, शाह आयोग का गठन किया था और इस शाह कमीशन का गठन आपातकाल में हुई ज्यादती की जांच के लिए इस कमीशन का, इस आयोग का गठन किया गया था। हालांकि इसका कोई खास निष्कर्ष बाद में नहीं निकला। तो यही आपातकाल था। तो आप ध्यान रखेंगे, आपातकाल 1975 से जून 75 से लेकर 77 के बीच में रहा और धीरे धीरे देश पुनः लोकतंत्र का हावी हो गया। लोकतांत्रिक शक्तियाँ फिर देश में आई, नई सरकार बनी और फिर धीरे धीरे लोग आपातकाल को भूलने लगे। तो आपातकाल वस्तुतः हम खासकर हमारे अपने देश में आप गौर करेंगे, आपातकाल में आपके क्या छीन गया। तो गौर करेंगे, आपातकाल में कहीं न कहीं हमारी जो स्वतंत्रता थी, वो चाहे भाषाई स्वतंत्रता हो, चाहे वैचारिक स्वतंत्रता हो, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो, हम उससे महरूम हो गए, अलग हो गए। और अंततः एक्चुअली तानाशाही क्या होती है कि अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे, ये स्थिति अगर लंबे समय तक चलती, मान लिया बहुत समय लंबे समय तक चलती, अगर आप बहुत बाद में गौर करके देखेंगे तो धीरे 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 आदमी फिर आदी हो जाता है उस चीज़ के। और फिर तानाशाही ही चलता है कि फिर आप उसकी सरकार को, उसकी व्यवस्था को आप हामी भरने लग जाते हैं, जो कि पब्लिक की वैचारिक स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसलिए आप गौर करेंगे, अगर लोकतंत्र बाद में धीरे धीरे अगर तानाशाही में कन्वर्ट हो गई तो आदमी की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो आज़ादी है वो छीन जाएगी और ये लोग एक व्यक्ति के शासन के अधीन आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बाद के दिनों में बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो देश ने 19 महीने के बाद, 20 महीने के बाद देश ने इस आपातकाल की कंडीशन को जब मुक्ति पा ली। ये अलग विषय है कि आखिर इंदिरा गांधी ने क्यों हटाया, इस आपके विवाद का मुद्दा बना ही रहेगा। खैर, आपसे वहाँ के सवाल नहीं बनेंगे। ये आपातकाल था जिसको मैंने 2-3 वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहला, आपातकाल कौन लगाता है?
किसके माध्यम से देश में आपातकाल लगाया जाता है? तो सबसे पहले याद रखेंगे आपातकाल, अगर आपातकाल की कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो आपको जाननी चाहिए। हम आपातकाल की चर्चा कर रहे हैं 352 की। देश में 3 ऐसे अनुच्छेद हैं, अपने संविधान में 3 अनुच्छेद हैं जिसमें आपातकाल की चर्चा की गई है, 352, 356 और 360। अगर 352 की बात करें, इसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को कहा जाता है और 360 वित्तीय आपात कहा जाता है। जो वित्तीय आपात है आज तक कभी नहीं लगाया गया है। इस वित्तीय आपात में जो मनी बिल या जो वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है उसमें कटौती कर दी जाती है। देश के जो सरकारी नौकरी वाले, चाहे सेना के हों, चाहे सैनिक असैनिक अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन वृद्धि या वेतन को कटौती किया जा सकता है। और 356 तब लगाया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहाँ का शासन ठीक से चलाया नहीं जा रहा हो, उस कंडीशन में राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। तो लेकिन जो आज हमारी चर्चा का विषय था, बिंदु था, वो था 352। तो 352 वस्तुतः जिसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, ये राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपात से संबोधित किया जाता है। जब 352 लगाया जाता है, इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार का 8 के 19 आपका निलंबित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये इसमें राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती हैं, बल्कि राज्य सरकार संघीय कार्यपालिका के नियंत्रण में जाती है। और अब जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा नियम बनाया था कि अब आपातकाल कहीं भी किसी भी देश में किसी भी कोना में लगाया जा सकता है। आपातकाल 1 महीने शुरुआत में मंत्रिमंडल की कैबिनेट की सलाह पे आपातकाल लगाया जाएगा। ये भी ध्यान देंगे कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 आर्टिकल में ही किया गया है। संविधान के किसी अनुच्छेद में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मंत्रिमंडल की सलाह पे ही, लिखित प्रस्ताव पे ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट की सलाह पे शुरुआती दौर में 1 महीने के लिए लगाया जाएगा और फिर 2/3 2/3 बहुमत से इसे 6 महीने के अधिकतम समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीना और बाद में से हर 2/3 बहुमत से कई बार भी कितनी टर्म में ही बढ़ाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए कोई संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं इसे। और जिस फंडामेंटल राइट की इसे समाप्त, फंडामेंटल राइट की किस किस प्रावधान को हटाया जाता है, किस किस प्रावधान को लाया जाता है, इसकी चर्चा 358 और 359 अनुच्छेद में किया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त जब तक आपातकाल देश में रहेगा तब तक केंद्र सरकार या संसद राज्य सूची के विषय पर भी अपना कानून बना सकती है और वो कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद तक भी प्रभावशाली रह सकता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। जो राष्ट्रीय आपात है देश में 3 बार लगाया गया है। 26 अक्टूबर 62 से लेकर 68 तक जब चाइना का युद्ध हुआ था, पहली बार आपातकाल इस वक्त लगाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान युद्ध के वक्त 3 दिसंबर 1971 से लेकर ये लगा ही रह गया। ये भी ध्यान रखेंगे, आपातकाल लगा ही चलता ही चला गया। और 26 दिसंबर 1975 में जब इंदिरा गांधी लगाई थी, और दोनों आपातकाल, दूसरा तीसरा आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। पहला चीन युद्ध के समय 62 में, दूसरा पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि आपातकाल में ये अनुच्छेद 19 जो है ये आपके समाप्त, भाषा आज़ादी स्वतंत्रता की समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 20 और 21 आप पे रहेंगे। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 और 21 आपके बरकरार रहेंगे, इसे समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 19 सबसे पहले समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपात में इसे घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपका अनुच्छेद 19 समाप्त होगा। आप भाषणबाजी हो, वैचारिक स्वतंत्रता हो, या फिर एक पार्टी बना के, संगठन बना के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। बाकी अनुच्छेद 20 और 21 आपके बरकरार रहेंगे। और राज्य सरकार इसमें निलंबित नहीं होती है, राज्य सरकार अपना काम करती है, लेकिन राज्य सरकार संघीय कार्यपालिका के नियंत्रण में होती है। और राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन वो कानून आपातकाल के 6 महीना तक ही प्रभावशाली रहेगा। इसके साथ साथ
शुरुआती दौर में कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव पे ही, राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव पे ही, मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पे ही ये आपका यह आपातकाल लगाया जाएगा। 1 महीने के लिए प्रभावशाली रहेगा। बाद में 2/3 बहुमत पर इसी 6 मंथ के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसको हटाने के लिए कोई संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर कैबिनेट के सलाह पर राष्ट्रपति से हटा देंगे। अगर लेकिन लोकसभा के 1/10 मेंबर अगर लिखित प्रस्ताव पास करके अगर राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो भी आपातकाल को हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपातकाल में कुछ मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, जिसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा आर्टिकल 358 और 359 में की गई है। देश में आमतौर पर 3 बार आपातकाल लगाया गया है, एक चीन युद्ध के वक्त, एक पाकिस्तान युद्ध के वक्त, एक राष्ट्रीय आपात। पहला 1962 में लगाया गया था, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में लगाया गया था। तो ये थी आपातकाल की गुत्थी। आपातकाल के बारे में डिटेल से चर्चा मैंने कर दी। ये 3-4 वीडियो मैंने आपको आपातकाल बनाया था, जो कहीं न कहीं आपातकाल आपको जाननी चाहिए। अब अगले दिन किसी नए टॉपिक को लेकर हमारा वीडियो रहेगा। थैंक यू।